गाइस हम शुरू से देखते आ रहे हैं कि पाकिस्तान बार बार आईएमएफ के पास कर्जे मांगने के लिए जाता है। एक दफा नहीं, दो दफा नहीं, बल्कि कई दफा हम देख चुके हैं कि कॉन्टिन्यूसली कई सालों से पाकिस्तान आईएमएफ के पास जा रहा है कर्जे मांगने के लिए। और आखिर पाकिस्तान आईएमएफ के पास इतनी दफा क्यों गया है कर्जे मांगने के लिए, ये चीजें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे कि आईएमएफ जो इदारा है ये क्यों कर्जे देता है और इसकी क्या पॉलिसीज क्या है, जिन पॉलिसीज की बेस के ऊपर आईएमएफ दूसरे मुल्कों को कर्जे देता होता है, और आखिर क्या ये हमारे लिए बेनिफिशियल है या लॉन्ग टर्म के अंदर ये हमें किस किस्म की सिचुएशन के अंदर डाल सकता है। बेसिकली इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड आईएमएफ को जो ये इदारा है इसको वजूद में लाने के कुछ मेजर पर्पस थे। उनमें से एक जो सबसे ज्यादा मेजर पर्पस था वो ये था कि इस आईएमएफ इदारे के जितने भी मेंबर कंट्रीज होंगे, अगर उनमें से किसी भी मुल्क के अंदर इकोनॉमिक क्राइसिस आएंगे, चाहे वो किसी भी किस्म की इकोनॉमिक क्राइसिस हो, वो चाहे पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे हो या वो हाइपर इन्फ्लेशन की वजह से इकोनॉमिक क्राइसिस आ रहे हो, तो वहां पर आईएमएफ बेल आउट प्लान उस कंट्री को प्रोवाइड करेगा, जिसके तहत वो कंट्री अपने करंट इकोनॉमिक क्राइसिस से निपटने के लिए तैयार हो जाएगा। और इसके अलावा एक और रीजन ये थी कि अगर किसी मुल्क के अंदर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी आ जाती है, अब फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी काफी ज्यादा रीजन की वजह से आ सकती है, जैसे कि बैलेंस ऑफ पेमेंट हो गया, मतलब कि अगर किसी मुल्क के अंदर ट्रेड डेफिसिट इंक्रीज हो जाता है। अब इसकी मैं आपको आसान अल्फाज के अंदर पाकिस्तान की एग्जांपल देकर समझा देता हूं कि पाकिस्तान के अंदर जैसा कि हम बहुत ज्यादा सामान इंपोर्ट करते हैं और बहुत कम सामान एक्सपोर्ट करते हैं, मतलब कि हम पाकिस्तान में बहुत कम चीजें मैन्युफैक्चर करके आगे दूसरे मुल्कों के अंदर एक्सपोर्ट करते हैं, जिससे डॉलर पाकिस्तान में आता है। अब डॉलर पाकिस्तान में लाने का एक सबसे ज्यादा जो बेनिफिशियल तरीका है वो यही है कि हम पाकिस्तान से एक्सपोर्ट करें, जिसके थ्रू जो है डॉलर पाकिस्तान में आएगा और उस डॉलर को फिर हम यूटिलाइज करते हैं चीजें इंपोर्ट करने के अंदर। पाकिस्तान के अंदर 25% तो हम पेट्रोलियम इंपोर्ट करते हैं और इसके अलावा भी काफी ज्यादा चीजें हम इंपोर्ट करते हैं, जिसके अंदर एक मेजर चंक जो है वो हम चाइना से इंपोर्ट करते होते हैं। अब काफी ज्यादा चीजें तो ऐसी हैं जिनको इंपोर्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है, लेकिन उनमें बहुत एक बड़ा हिस्सा ऐसा भी है कि जिसको इंपोर्ट करना जरूरी नहीं है, वो हम पाकिस्तान के अंदर बहुत अच्छी तरीके से मैन्युफैक्चर भी कर सकते हैं और अपने डॉलर को वहां पर सेव भी कर सकते हैं। अब वो चीजें कौन कौन सी हैं कि जिनकी प्रोडक्शन पाकिस्तान में बहुत ज्यादा आसान है, ये चीज हम किसी और वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। राइट नाउ हम अपने टॉपिक के ऊपर स्टिक रहते हैं कि पाकिस्तान आखिर आईएमएफ के पास क्यों जाता होता है और आईएमएफ का आखिर पर्पस क्या है। तो इकोनॉमिक क्राइसिस और फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी से निपटने के लिए बेल आउट प्लान्स देने के साथ साथ आईएमएफ आपको टेक्निकल असिस्टेंस भी प्रोवाइड करता है। अगर आपका मुल्क इकोनॉमिक क्राइसिस के अंदर बहुत ज्यादा जाता जा रहा है तो वहां पर आईएमएफ आपको बताता है कि आपने ये फैसले लेने हैं। अब यहाँ पर टेक्निकल असिस्टेंस की पॉजिटिविटी भी है और नेगेटिविटी भी है, मतलब कि इसके फायदे भी हैं और नुकसानात भी हैं, और हम इन दोनों को डिस्कस करेंगे। और साथ ही साथ आईएमएफ को इस टेक्निकल असिस्टेंस की वजह से क्रिटिसाइज भी किया जाता है। काफी ज्यादा इदारे और काफी ज्यादा मुल्कों ने आईएमएफ को इस पर क्रिटिसाइज भी किया है। उसकी रीजन ये है कि या तो आईएमएफ बहुत ज्यादा कम इन्वॉल्व होता है किसी मुल्क की टेक्निकल असिस्टेंस के अंदर, उनको अपने फैसले खुद लेने देते हैं, या तो फिर आईएमएफ बहुत ज्यादा इन्वॉल्व हो जाता है और उनके ऊपर काफी ज्यादा प्रेशराइज करने लग जाता है। और प्रेशराइज याद रखिएगा कि आप उसी को कर सकते हैं जिनका आपको पता हो कि इसके पास और कोई रास्ता नहीं है, मतलब कि इसके पास अगर 4 रास्ते हैं ना तो वहां पर वो आपको प्रेशराइज नहीं कर सकता, क्योंकि उसको पता है कि अगर हमारे पास ये नहीं आया तो इसके पास ये वाला भी रास्ता है, इसके थ्रू भी जा सकता है, ये तीसरे रास्ते के थ्रू भी जा सकता है, ये चौथे रास्ते के थ्रू भी जा सकता है। लेकिन अगर उसको पता हो कि इसके पास एक ही पाथ भी है, इसके अलावा और इसके पास कोई हल नहीं है, इसने मुड़ घड़ के इसने सारी दुनिया फिर कर आखिर हमारे पास ही आना है और हमारे से ही इसने अपना बेल आउट प्लान लेना है, तो वहां पर आईएमएफ कई दफा काफी ज्यादा कड़ी शराइत रख देता है कि जिसको एक मुल्क की अवाम जो है वो बर्दाश्त नहीं कर सकती। अब याद रखिएगा कि इकोनॉमिक क्राइसिस से वक्ती तौर पर निपटने के लिए तो टैक्सेशन बढ़ा देनी, महंगाई कर देनी, जाहिर बात है कि इससे अवाम के ऊपर बोझ पड़ता है और इससे वक्ती तौर के ऊपर कुछ ना कुछ फर्क पड़ता है आपकी इकोनॉमिक स्टेबिलिटी के अंदर। बट अगर 10 साल या 20 साल की आप प्रोजेक्शन लेकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि भाई ये 10 साल या 20 साल के बाद आपको कोई भी किसी भी किस्म की एक परमानेंट स्टेबिलिटी की तरफ लेकर जाने के लिए नहीं है। अब कई मुल्क ऐसे हैं जो कि काफी ज्यादा ध्यान से चलते हैं, उनके अंदर काफी ज्यादा उनके पॉलिसी मेकर्स इस चीज को देखते हैं कि अगर इन फ्यूचर उनको कभी भी 2 साल 3 साल या 5 साल के अंदर अपने मुल्क के अंदर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी किस्म की कोई भी अंसर नजर आ रहे हो तो वो पहले आईएमएफ के पास चले जाते हैं और उस टाइम के पर जाते हैं जिस टाइम पे उनकी इकोनॉमी काफी ज्यादा हद तक स्टेबलाइज हो, मतलब कि उसके अंदर अभी इकोनॉमिक क्राइसिस के अंसर ज्यादा नजर ना आ रहे हो, तो वहां पर आईएमएफ से वो बेल आउट प्लान लेते हैं या वो अप्लाई करते हैं बेल आउट प्लान लेने के लिए, ताकि उनके ऊपर कम से कम शराइत लगाई जा सके और वो कम से कम शराइत के साथ अपने बेल आउट प्लान को लें। अब इसकी ताजा एग्जांपल मैं आपको बांग्लादेश की देता हूं। बांग्लादेश राइट नाउ इंडस्ट्रियल इकोनॉमी बनता जा रहा है, बहुत ज्यादा वहां पर इंडस्ट्री लगती जा रही है। टेक्सटाइल सेक्टर के अंदर बांग्लादेश बहुत ज्यादा तरक्की कर रहा है। एक टाइम के अंदर बांग्लादेश का जो जीडीपी पर कैपिटा है वो इंडिया को भी क्रॉस
क्रॉस कर गया था। यहाँ से अंदाजा लगाया जा सकता है कि बांग्लादेश के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ की क्या स्पीड थी। लेकिन रशिया और यूक्रेन की वॉर की वजह से जो पूरी दुनिया के अंदर पावर क्राइसिस आया, उसका इंपैक्ट बांग्लादेश के ऊपर भी पड़ा, क्योंकि बांग्लादेश बहुत ज्यादा अपनी इंडस्ट्री के ऊपर रिलाई कर रहा है, जो कि बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीज भी है। और ये चीज हमें बांग्लादेश से सीखनी भी चाहिए कि किस तरीके से अपने आप को दोबारा से इंडस्ट्रियल कंट्री के अंदर रिवाइव करके अपने आप को स्टेबलाइज किया जाए। खैर, बांग्लादेश पर अभी वो इकोनॉमिक क्राइसिस आई नहीं है, लेकिन वो पहले ही उसके बहुत ज्यादा प्रिकॉशंस लेने लग गया ताकि उसके मुल्क के अंदर इंस्टेबिलिटी इकोनॉमिकली क्रिएट ही ना हो और वो उससे पहले ही अच्छे तरीके से टैकल करके आगे गुजरे। अब पाकिस्तान के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि हमारा ट्रेड डेफिसिट बहुत ज्यादा है, जिसकी वजह से हमें कॉन्टिन्यूसली डॉलर्स की जरूरत रहती ही रहती है। जितनी भी चीजें हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं, उन सब चीजों की पेमेंट्स हमें डॉलर के अंदर करनी होती हैं। और ये डॉलर क्राइसिस की जो आग है, इसके ऊपर तेल का काम देती है पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी, क्योंकि जब एक मुल्क के अंदर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी होती है तो उस मुल्क के अंदर एट द करंट सिचुएशन ऑटोमेटिकली इन्फ्लेशन काफी ज्यादा होने लग जाती है, जिसकी वजह से उसके ऊपर और ज्यादा प्रेशर आने लग जाता है। और इतने प्रेशर के अंदर याद रखिएगा कि जो आपकी फॉरेन पॉलिसी है वो बहुत ज्यादा वीक हो जाती है और बहुत ज्यादा लोग आपके सामने आपसे हाथ उठा लेंगे और आप उनका मुंह देखते रह जाएंगे कि भाई ये क्या हो गया हमारे साथ। और तब वो सिचुएशन आती है कि जब आप IMF के पास ऐसी सिचुएशन के अंदर जाते हैं तो वो वहां पर उसको पता होता है कि अब इसके पास हमारे अलावा और कोई रास्ता नहीं है, तो अब हम जिस तरीके की चाहे इसके ऊपर कंडीशंस लगाएं। और फिर आपको जाहिर बात है कि हर तरीके की कंडीशन को उनकी अप्रूव करना पड़ता है, तभी वो आपको बेल आउट प्लान देते हैं। और ऐसी सिचुएशन अक्सर जब मुल्कों के अंदर आती है तो वो जो बेल आउट प्लान उनको मिलते हैं, अगर वो उससे अपना इंफ्रास्ट्रक्चर, अपना इंडस्ट्रियल इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप ना करें तो वहां पर वो कभी भी इकोनॉमिक क्राइसिस से उठ नहीं सकते, क्योंकि वो दोबारा बहुत ही जल्द दोबारा IMF के पास जाएंगे। और इस तरह से जाते जाते एक टाइम आता है कि जब वो कंप्लीट डिफॉल्ट की तरफ चले जाते हैं। वेल दैट्स ऑल फॉर इट दो। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर ऑफ योरसेल्फ।